हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी समाजशास्त्र का लेक्चर नंबर 6, जिसमें बात करेंगे समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक इमाइल दुर्खिम का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें इमाइल दुर्खिम के प्रारंभिक जीवन, शिक्षा के बारे में और उनका समाजशास्त्रीय योगदान, जिसमें बात किया था सामाजिक तथ्य की और समाजशास्त्रीय पद्धति की अवधारणा पर चर्चा की थी, और जो कि पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्र में जो कि योगदान है, उसमें पहली बात करेंगे सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा। तो आइए जानते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो यह धारणा सामाजिक तथ्य के विश्लेषण पे आधारित थी, जो कि सामाजिक तथ्य हम अपने पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं, तो उसे पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो धारणा थी, ये सामाजिक तथ्य के विश्लेषण पे आधारित थी। दुर्खिम ने समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी है, जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, धारणाएं और भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से मानते हैं। चूँकि ये विचार, धारणाएं और भावनाएं सबके लिए मान्य होती हैं, इस कारण ये समूह के रूप में एक सामूहिक प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः इसे ही सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा दी गई है। चूँकि इसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ है। या मान लें कि ये जो विचार, धारणाएं और भावनाओं का निर्माण है, ये सामूहिक या सामाजिक चेतना से होता है, और सामाजिक चेतना का निर्माण व्यक्तिगत चेतनाओं की अंतःक्रियाओं और पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है। यहाँ पे बात की गई थी कि सामूहिक प्रतिनिधित्व को समाज के सदस्य आदर की दृष्टि से देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज सामूहिक प्रतिनिधित्व का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो जो कि ये प्रतीक कई होते हैं जिन्हें हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि हम मान लें राष्ट्रीय झंडा, तो हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक होता है। जैसे धार्मिक पुस्तकें हमारे धार्मिक जीवन के, और नेतागण सामूहिक रूप से जनता की भावनाओं के प्रतीक होते हैं। तो ये सब चीज़ों को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। चूँकि ये सामूहिक प्रतीक या विचार, धारणाएं या भावनाएं समूह के अधिकतर लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं, और चूँकि उनके प्रति समाज के लोगों में आदर की भावना होती है, और दुर्खिम ने इसे ही सामूहिक प्रतिनिधित्व कहा है। अब बात करेंगे सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता ये बात की गई है कि ये जो होता है सामूहिक प्रतिनिधित्व, ये सारे समाजों में फैला हुआ है। और दूसरी बात की गई है कि इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रित प्रभाव होता है। अगर उदाहरण के रूप में बात की जाए, तो जैसे कि बच्चे की शिक्षा माता पिता, शिक्षक आदि से सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण ही संभव होती है। इन सब लोगों का नियंत्रण, दबाव बच्चे के ऊपर शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में पड़ता है, क्योंकि अगर माता पिता या शिक्षक दबाव नहीं डालेगा तो बच्चे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उनका दबाव डालना, जैसे इसमें दिया गया व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रण प्रभाव डालना, तो मतलब ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, इसमें माता पिता, शिक्षक बच्चे के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, और सामूहिक दबाव के कारण ही बच्चे की शिक्षा उचित दिशा में नियंत्रित हो रही है। ठीक है, तो ये बात की गई इसमें कि सामूहिक प्रतिनिधित्व जो कि सारे समाज में फैला हुआ है और व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव डालता है। अब अगर बात की जाएगी कि सामूहिक प्रतिनिधित्व की आलोचना के बारे में, तो इसमें जो आलोचना की बात की गई है, इसमें टॉड ने सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत की आलोचना की है। उनके अनुसार कहना है, जैसे दुर्खिम का यह कहना है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यक्ति से बाह्य और व्यक्ति से ऊपर है। वैज्ञानिक तौर पे ये गलत प्रतीत होता है। उसके आधार पे टॉड ने ये बताया है कि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल कर भी हम किस प्रकार के समाज को पा सकते हैं। यदि हम एक विश्वविद्यालय से सभी विद्यार्थियों, प्रोफेसर आदि को निकाल दें, तो मैं सोचता हूँ शायद नाम के सिवाय उसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये बात टॉड ने बोली थी, जो कि दुर्खिम का कहना था कि सामूहिक प्रतिनिधित्व जो होता है वो व्यक्ति से बाह्य और व्यक्ति से ऊपर है।
ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व मानना था। लेकिन टॉड का कहना था कि अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो समाज कैसे होगा। ठीक है। दूसरा, दुर्खिम ने जैसे कि सामूहिक या सामुदायिक प्रतिनिधित्व को सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य माना है। इस कारण इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसका व्यक्ति पर एक बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। और इसी पर टॉड ने भी कहा है कि यह कहकर दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के क्षेत्र को अत्यंत सीमित और संकुचित कर दिया है। तो इस आधार पर टॉड ने इनकी आलोचना की है। अब आगे बात करेंगे हम, जो कि इनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में दूसरा सिद्धांत सामाजिक एकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे कि सामाजिक एकता क्या होती है। जो इन्होंने बताया है, तो दुर्खिम ने सामाजिक एकता, जिसे सामाजिक संश्लिष्टता अथवा सामाजिक व्यक्तित्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक इनकी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया। यह पुस्तक 1893 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई। बाद में 1933 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो जो इनकी ये पुस्तक थी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस पुस्तक को दो भागों में बांटी गई थी। और जो पहला भाग था उसमें ही सामाजिक एकता का विश्लेषण किया गया। तो जो इनकी यह पुस्तक थी, दुर्खिम की यह पुस्तक सामान्य जीवन के तथ्यों का वैज्ञानिक विधि द्वारा विश्लेषण करने का प्रथम प्रयास था। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा इन्हें अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के विचारों से मिली थी। तो अब बात करते हैं कि सामाजिक एकता क्या होती है। जैसे सामाजिक एकता का अर्थ समाज की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य से है, अर्थात यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समाज के विभिन्न इकाइयां अपनी भूमिका निभाती हुई संपूर्ण समाज में संतुलन बनाए रखती हैं। उनके अनुसार सामाजिक एकता पूर्णतया एक नैतिक घटना है, क्योंकि इसी के द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। तो इन्होंने बताया कि समाज में कई इकाइयां होती हैं जो अपनी भूमिकाओं को निभाती हुई समाज में संतुलन स्थापित करती हैं, या फिर कह लें कि किसी समूह या समाज की उस स्थिति को हम सामाजिक एकता कहेंगे जिसमें सामूहिक लक्ष्यों के प्रति या सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग, सद्भाव, मेल मिलाप तथा सामूहिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यह स्थिति सामाजिक संगठन के स्थायित्व को प्रकट करती है, जो सामाजिक एकता लाने के लिए अति आवश्यक होता है। तथा इसी आधार पर दुर्खिम ने सामाजिक एकता को दो भागों में विभाजित किया। पहला यांत्रिक एकता और दूसरा सावयवी एकता। तो पहले जान लेते हैं यांत्रिक एकता। तो यांत्रिक एकता आदिम समाजों में अथवा सभ्य और संस्कृति की दृष्टि से पिछड़े हुए समाजों में पाई जाती थी। इन समाजों में विभेदीकरण अर्थात कार्यों का वितरण ना के बराबर होता था तथा केवल लिंग और आयु के आधार पर ही कार्यों में थोड़ा बहुत विभेदीकरण पाया जाता था। इसमें सामूहिक चेतना द्वारा सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे तथा सामूहिक चेतना को बनाए रखना इनका प्रथम कर्तव्य माना जाता था। यांत्रिक एकता वह एकता होती है जो व्यक्तियों द्वारा एक जैसे कार्य करती है, मतलब इसमें समरूपता भी देखी जाती थी तथा यह एक सरल प्रकार की एकता थी। तथा अगर इसमें कानून की बात की जाएगी तो दमनकारी कानून द्वारा इस एकता को बनाया रखा जाता था। तो अगर यांत्रिक एकता को समझा दें तो जैसे कि आदिकालीन समाजों में उनका जो संगठन का आकार था वो छोटा था, आवश्यकताएं इन्हीं गिनी थी, ठीक है, और वह भी सभी सदस्यों की आवश्यकताएं प्रायः समान होती थी। उनके सामाजिक या आर्थिक कार्य, जीवन के ढंग, आचार विचार, धारणा आदि में भिन्नताएं भी समान थी। इनके सदस्यों का मानसिक और नैतिक आधार पर अत्यधिक समानता थी। साथ ही साथ उन पर जनमत, परंपरा, धर्म आदि का भी दबाव रहता था। इन सबके फलस्वरूप उस समय व्यक्ति समानता के आधार पर एक ठोस एकता होती थी और ये जो ठोस एकता को ही दुर्खिम ने यांत्रिकी एकता कहा, क्योंकि उस समय सब लोग जनमत, परंपरा, धर्म और राजा के दबाव से आंख मूंद कर या यंत्रवत कार्य करते रहते थे और इस परंपरा, जनमत आदि का इतना प्रभाव होता था कि व्यक्ति के रूप में किसी का भी कोई महत्व नहीं रहता था। व्यक्ति का व्यक्तिगत सामूहिक व्यक्तित्व में इतना घुल मिल जाता था कि उसके अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व तक मिट जाता था। तो वह समाज के साथ एक यंत्रवत सोचता था, काम करता था और आदेशों को
पालन करता था, इसीलिए इसे यांत्रिक एकता कहा गया। वहीं अगर बात की जाए कि सावयवी एकता की, तो पहले जो लिखा है उसे पढ़ देते हैं फिर समझाते हैं। सावयवी एकता असमानताओं से विकसित होती है। इसका प्रमुख आधार श्रम विभाजन है। यह एकता आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दुर्खिम का कहना है कि जैसे जैसे समाज की जनसंख्या का घनत्व तथा आयतन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण व्यक्तियों के कार्यों में भिन्नता आती है तथा इसके साथ ही इसमें विशेषीकरण बढ़ता है, अर्थात श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। उस एकता को, जो कि कार्यों में भिन्नता द्वारा विशेषीकरण अर्थात श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों की अन्योन्याश्रितता के कारण होती है, दुर्खिम सावयवी एकता कहते हैं। ठीक है, और सावयवी एकता में क्षतिपूरक कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अगर इसको समझाएं कि सावयवी एकता क्या होती है, तो जैसे कि समाज में धीरे धीरे वे सभी परिस्थितियां आई या परिस्थितियां बदलती गईं जो कि आदिकालीन समाजों में पाई जाती थी। जनसंख्या बढ़ी और उसी के साथ साथ आवश्यकताएं भी। इन आवश्यकताओं में भी अनेक भिन्नताएं आ गई। इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य या उत्पादन कार्य प्रारंभ करना पड़ा और साथ ही श्रम विभाजन की आवश्यकता भी अधिक अनुभव की जाने लगी। श्रम विभाजन के फलस्वरूप कार्यों का विशेषीकरण हुआ, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति निरंतर एक उत्तरोत्तर बढ़ती गई और उसी के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के स्वार्थों का भी जन्म हुआ। जैसे कि उदाहरण के रूप में मान ले कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण हो सकता है कि एक जूते बनाने वाला साइकिल बनाने का काम और एक साइकिल बनाने वाला जूते बनाने वाले का काम ना कर सके, परंतु दोनों को एक दूसरे की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए वे दोनों एक दूसरे से संबंधित या एक दूसरे पे आधारित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक समाज में श्रम विभाजन के फलस्वरूप विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी विभिन्न सामाजिक विभागों और व्यक्तियों में अंतर्संबंध, अंतर्निर्भरता और एकता है। श्रम विभाजन ने एक ओर तो व्यक्तियों और समूहों को अनेक प्रकार से विभाजित कर दिया है, पर दूसरी ओर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उसी श्रम विभाजन ने उसको एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर और एक दूसरे से संबंधित भी कर दिया है, और इसे ही हम सावयवी एकता की स्थिति कहेंगे। ठीक है, अब जानते हैं यांत्रिकी या सावयवी एकता में अंतर। तो जो यांत्रिक एकता थी ये समानताओं पे आधारित होती थी, जबकि सावयवी एकता असमानताओं या श्रम विभाजन पे आधारित होती थी। यांत्रिक एकता सरल समाजों में पाई जाती थी, जबकि सावयवी एकता आधुनिक समाजों में पाई जाती थी। यांत्रिक एकता बनाए रखने के लिए दमनकारी कानून की प्रमुख भूमिका होती थी, जबकि सावयवी एकता बनाए रखने के लिए क्षतिपूरक कानून की आवश्यकता होती थी। यांत्रिक एकता का प्रारूप खंडात्मक होता था, जबकि सावयवी एकता जो होती थी वो संगठित होती थी। यांत्रिक एकता जनसंख्या के सापेक्ष रूप से कम घनत्व वाले समाजों में पाई जाती थी, जबकि सावयवी एकता जनसंख्या के घनत्व की ऊंची मात्रा वाले समाजों में पाई जाती थी। आई होप आपको सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और सामाजिक एकता समझ में आया होगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं जो कि दुर्खिम ने अवधारणा दी है सामूहिक चेतना की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। दुर्खिम की कृति श्रम के विभाजन में दुर्खिम ने सर्वप्रथम इस लोकप्रिय अवधारणा की चर्चा की। मूलतः दुर्खिम ने यह अवधारणा टायलर की कंसेंसस अर्थात सर्वसम्मति के आधार पर उधार ली थी। सामूहिक चेतना क्या होती है पहले वो जानते हैं। सामूहिक चेतना वह विश्वास और संवेग है जो समाज के औसत सदस्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ लोगों का विश्वास है कि निर्बल की मदद करनी चाहिए तथा गरीबों को यातनाएं नहीं देनी चाहिए। ये एक विश्वास है, तो लोग ऐसा नहीं करते हैं। विश्वास की तरह ही लोगों के संवेग भी होते हैं। संवेग भावनाओं, विचारों या मुहावरों से परिपूर्ण होते हैं। ये संवेग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के प्रति हो सकते हैं। ये वैसे नहीं दिखते हैं बल्कि प्रतीकों के रूप में सामने आते हैं। जैसे आदिम समाजों में सामाजिक चेतना की बहुत गहरी पीठ है। उदाहरण के रूप में इन समाजों में सामाजिक नियंत्रण और प्रतिबंध बहुत ही सख्ती से लागू किया जाता है, जिसकी अवहेलना करने वालों को कठोर दंड दिया जाता है।
इस प्रकार समाज में सामाजिक चेतना जितनी मजबूत होगी वहाँ अपराध उतने ही कम होंगे। स्पष्ट है कि सामूहिक चेतना आदिम समाजों में एकता व सुदृढ़ता लाती है। ठीक है, तो समझ में आया कि किस तरह से विश्वास या संवेग जो होते हैं वो समाज में एकता या सुदृढ़ता लाते हैं। और ये जो कि विश्वास और संवेग जो हैं वो सामूहिक रूप में सामूहिक चेतना के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामूहिक चेतना। अब बात की जाए सामूहिक चेतना की विशेषताओं की, तो पहली विशेषता जो कि सामूहिक चेतना वास्तविक होती है। जैसे कि दुर्खिम का मानना है कि सामूहिक चेतना विश्वास और संवेगों में निहित होता है जो प्रतीकों के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन समाज में इन विश्वासों, संवेगों, मूल्यों आदि की संस्थाओं के रूप में रखा जाता है और ये संस्थाएं शून्य में ना रहकर वास्तविक रूप से दिखाई देती हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में विजयदशमी का जो त्यौहार होता है वो इस विश्वास या संवेगों का प्रतिनिधित्व करता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। ठीक है, तो ये सामूहिक चेतना वास्तविक रूप से हो गई। दूसरी बात की गई है सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो जो सामूहिक चेतना होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी समाजीकरण के माध्यम से हस्तांतरित होती रहती है। यह निरंतरता शताब्दियों से चलती आ रही है, जैसे हमारी धार्मिक आस्थाएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और हम उनकी लगन और विश्वास से पूजा अर्चना करते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरा, व्यक्ति की दो चेतनाओं में एक सामूहिक चेतना होती है। दुर्खिम के अनुसार किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक उसकी खुद की निजी और दूसरी सामूहिक चेतना। पहली चेतना में उसकी अपनी पसंद नापसंद, उसकी अपनी सोच समझ के तरीके आते हैं। सामाजिक चेतना समान नहीं होती, यहाँ अपनी सोच नहीं होती है। ठीक है, सामाजिक चेतना व्यक्ति विशेष के अंदर इस कदर घर कर जाती है कि वह अपनी उपस्थिति पर तर्क या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, जो कि सामाजिक चेतना होती है। जैसे कि बात कर लीजिए कि गाय का दूध पवित्र माना जाता है या सुअर क्यों अपवित्र माना जाता है, इस पर हम तर्क या वितर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक रूप से स्वीकार है। ठीक है, और चौथी बात की गई है सामूहिक चेतना की पकड़ सभी समाजों में समान नहीं होती है। तो यांत्रिकी समाज में सामूहिक चेतना अधिक शक्तिशाली होता था, जबकि अगर इसके विपरीत बात की जाएगी तो सावयवी समाजों में इसकी शक्ति क्षीण होती है। ऐसे समाजों में सामूहिक चेतना का स्थान कौन ले लेता है? संविदा या कानून ले लेता है। तो ये था आपका सामूहिक चेतना की अवधारणा जिस पर चर्चा की गई। आपका थर्ड वीडियो भी पार्ट आएगा इमानुएल दुर्खिम के, जिसमें हम आगे इनके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको हमारा चैनल जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।